मुस्लिम बहू को हिंदू सास से बचाने आई माता रानी। कॉलेज में फातिमा अपने दोस्त राहुल के साथ लंच लेकर आती है और उसे अपने हाथों से खिलाते हुए कहती है, बताओ कैसे लग रहे हैं मेरे हाथों के बने हुए ब्रेड पकौड़े? बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट है। तुम बहुत स्वादिष्ट खाना बनाती हो फातिमा। तभी फातिमा राहुल से कहती है, राहुल मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी थी। दरअसल बात यह है कि मैं तुम्हें कई समय से बहुत प्यार करती हूँ और अब मैं तुम्हारे बिना रहना भी नहीं चाहती। फातिमा के मुंह से अपने प्यार का इजहार सुनते ही राहुल हैरान रह जाता है और वो भी उसे अपने प्यार का इजहार कर देता है। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और अपने दिल की बात बहुत पहले ही बोलना चाहता था, लेकिन कह नहीं सका क्योंकि मेरी माँ कट्टर हिंदू है। पता नहीं वो तुम्हें स्वीकार करेगी या नहीं। इसके लिए तो राहुल तुम्हें अपनी माँ से बात करनी पड़ेगी। फातिमा के कहने पर राहुल अपनी माँ से बात करता है, लेकिन उसकी माँ उनकी शादी के लिए साफ साफ इनकार कर देती है, जिसके बाद राहुल फातिमा दोनों कोर्ट में जाकर शादी कर लेते हैं और उसके बाद राहुल फातिमा के साथ जयमाला पहने घर पहुंचता है। माँ, इसके बारे में मैंने आपको बताया था, ये वही है फातिमा। देखो माँ, आप फातिमा से मिली भी नहीं हो। फातिमा बहुत अच्छी लड़की है, वो आपकी बहू बनने के लायक है। फातिमा, माँ के पैर छू लो और उनका आशीर्वाद ले लो। जैसे ही फातिमा अपनी सास के पैर छूने के लिए आगे बढ़ती है, गायत्री अपने कदम पीछे ले लेती है और गुस्से से कहती है, तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? तूने एक बार भी हमारे हिंदू धर्म के बारे में नहीं सोचा? इस लड़की के हमारी दहलीज पर कदम रखते ही पूरा घर अपवित्र हो गया है। जहाँ से तू इसे लेकर आया है वहीं पर ले जा, क्योंकि एक मुस्लिम लड़की मेरे घर की बहू नहीं बन सकती। ठीक है माँ, अगर ऐसी बात है तो फिर मैं फातिमा को लेकर यहाँ से जा रहा हूँ, क्योंकि वो मेरी पत्नी है और मैं उसी के साथ रहूंगा। ऐसा कहकर राहुल अपनी पत्नी फातिमा को लेकर वहाँ से जाने लगता है। तभी पीछे से गायत्री कहती है, हाँ, 4 दिन के प्यार में अपनी माँ को भूल गया और अपनी माँ को छोड़कर जा रहा है। देखो तो कैसी औलाद है मेरी। माँ, भैया को रोक लो ना। माँ, एक ही तो भाई है मेरा, वो भी चला जाएगा तो मैं राखी किसको बांधूंगी? माँ रोक लो, माँ भैया को रोक लो। अपनी बेटी की बात सुनकर गायत्री की ममता जाग जाती है और वह अपने बेटे और बहू को रोक लेती है। रुक जा बेटा, मत जा। अपनी माँ को छोड़कर कहाँ जाएगा? आजा, मैं तेरे साथ इस लड़की को आने से मना नहीं करूंगी इस घर के अंदर। गायत्री के कहने पर राहुल रुक जाता है और फातिमा के साथ घर में आ जाता है। इसके बाद गायत्री अपनी मुस्लिम बहू का स्वागत तक नहीं करती, लेकिन राहुल की बहन स्वर्णा अपनी नई भाभी का गृह प्रवेश करती है। भैया, भाभी बहुत सुंदर और अच्छी हैं, आप इन्हें अपने कमरे में ले जाइए, थक गई होंगी। स्वर्णा का इतना अच्छा बर्ताव देखकर फातिमा को बहुत खुशी मिलती है, लेकिन पहले दिन से ही उसकी सास उसे नजरअंदाज करने लगती है। वहीं पर उसके ऊपर अपने बेटे के ना होने के बाद अत्याचार भी करती है, उससे घर के सारे काम करवाती है और उसे खरी खोटी सुनाती रहती है। जब से ये मनहूस इस घर के अंदर आई है, तब से पूरे घर का माहौल ही बिगड़ गया है। पता नहीं ये मनहूस क्या करके मानेगी इस घर के अंदर। गायत्री ऐसी बातें कहकर फातिमा के सामने से निकल जाती है। फातिमा को बहुत दुख होता है, लेकिन वो फिर भी कुछ नहीं कहती। ऐसे ही कुछ वक्त बीतने लगता है। अब बेचारी फातिमा अपने पति से बिना किसी शिकायत उसके कट्टर हिंदू परिवार के साथ रहने लगती है, जहां उसकी सास ने उसका जीना हराम करके रखा होता है। ऐसे ही कुछ ही दिनों बाद नवरात्रि शुरू होने वाली होती है, जिसकी तैयारी में स्वर्णा और गायत्री लग जाती हैं। माँ, मैं मंदिर की सारी साफ सफाई अच्छे से कर दी है और मूर्तियों को भी अच्छे से साफ कर दिया है। ये तो बहुत अच्छी बात है, चलो तुम अब अपनी पढ़ाई कर लो। गायत्री के कहने पर स्वर्णा अपने कमरे में पढ़ाई करने चली जाती है, जिसके बाद फातिमा स्वर्णा के पीछे पीछे जाती है और उसके कमरे में जाकर उससे पूछती है, स्वर्णा, ये किस चीज की तैयारी चल रही है? स्वर्णा दुर्गा माँ की नवरात्रि के बारे में फातिमा को सब कुछ बताती है, जिसके बाद फातिमा अपने कमरे में जाकर अपने आप से कहती है, अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। जैसे मैं अपने रोजे रखती हूँ, अब इसी प्रकार मैं इन सारे नवरात्रों को पूरी श्रद्धा के साथ रखूंगी। मेरी सास मुझसे बहुत खुश हो जाएंगी। फातिमा नवरात्रि आते ही नवरात्रि के व्रत रखना शुरू कर देती है, लेकिन पहले दिन से ही गायत्री उसे मंदिर से दूर कर देती है। हिम्मत कैसे हुई हमारे मंदिर में कदम रखने की? इस पूरे घर को तो अपवित्र कर ही दिया, अब क्या हमारे मंदिर को भी अपवित्र करोगी? हमारी दुर्गा माँ को तुम जैसी मुस्लिम लड़की, जो कि हमारे धर्म की ही नहीं है, वो बिल्कुल पसंद नहीं आएगी।
चली जाओ यहाँ से। गायत्री फातिमा को भगा देती है, जिसके बाद बेचारी फातिमा रोते हुए अपने कमरे में पहुंच जाती है। लेकिन उसने बहुत ही मन और श्रद्धा के साथ नवरात्रों का व्रत रखा था। वह गायत्री से छुपकर पूजा करती है, जिससे कि उसे इस बात का पता ना लगे। ऐसे ही पूरे 9 दिन बीत जाते हैं और आखिरी में 9वीं का दिन आ जाता है, जिस दिन फातिमा को अपना व्रत खोलना होता है। मंदिर में पूजा कर लेती हूँ, उसके बाद मैं अपना व्रत खोलूंगी और कन्याओं के लिए प्रसाद बनाकर उन्हें खिलाने जाऊंगी। फातिमा ऐसा सोचकर जैसे ही मंदिर में जाती है, वहां पर गायत्री आ जाती है और उसे धक्का देकर नीचे गिरा देती है। मनहूस, मंदिर के अंदर घुसते ही तूने सब कुछ अपवित्र कर दिया। अब ये सब मुझे दोबारा से बनाना होगा। चली जा यहाँ से और मुंह उठाकर दोबारा मत आ जाना। लेकिन माँ जी, मुझे अपना व्रत खोलना है। एक बार जो कहा तुझे समझ नहीं आया, चली जा यहाँ से। तभी दरवाजे पर कोई दस्तक देता है। गायत्री खुद जाकर दरवाजा खोलती है। वहाँ एक बूढ़ी औरत केसरी रंग की साड़ी में खड़ी होती है, जो कि बहुत ज्यादा गरीब होती है। बिटिया, कुछ खाने को दे दो, बहुत जोरों से भूख लगी है। आइए माँ जी, आइए, अंदर आ जाइए, मैं आपको माता रानी का प्रसाद खिलाती हूँ। गायत्री उस बूढ़ी औरत के लिए माता रानी का प्रसाद लेने जाती है, लेकिन वहाँ फातिमा उसका बनाया हुआ प्रसाद लेकर आ रही होती है। ये देख गायत्री को बहुत तेज गुस्सा आता है और वो फातिमा को एक जोरदार धक्का मारती है, जिससे वह गिर जाती है। लेकिन तभी वह बूढ़ी औरत ये सब देख लेती है और अचानक से उसके अंदर से एक चमकदार रोशनी निकलती है और वह बूढ़ी औरत दुर्गा माँ के रूप में बदल जाती है। इस दुनिया में इंसान को प्यार और प्रेम के लिए बनाया गया, ताकि वह एक साथ खुश रह सकें और हमारी पूजा पाठ कर सकें। लेकिन तुमने जाति और धर्म बनाकर सब खराब कर दिया। कोई हिंदू या मुस्लिम नहीं होता, सब हमारे लिए एक समान होते हैं। तुम जैसे कट्टर लोगों ने धर्म को भी बदनाम किया हुआ है। बहुत गुस्से में आकर दुर्गा माँ अपना त्रिशूल हाथ में लिए कहती हैं, ये इतनी प्यारी बच्ची है, इसने तुझे खुश करने के लिए पूरे 9 नवरात्रि रखे, अपने धर्म को भी मानकर और तेरे धर्म को भी मानकर। लेकिन बदले में तूने इसे क्या दिया? सिर्फ नफरत। और जब तेरा दिल करे तू उसे मारना पीटना शुरू कर देती है। इस फूल जैसी बच्ची ने तेरे और अपने धर्म में कोई फर्क नहीं किया, लेकिन फिर भी तू इससे नफरत करती रही। तुझे तो बल्कि इस लड़की से प्यार होना चाहिए था। इसकी भक्ति में तेरी भक्ति से ज्यादा शक्ति है। दुर्गा माँ के क्रोध को देखकर और उनके मुंह से ये सब कुछ जानकर गायत्री को अपनी गलती का एहसास होता है और वह दुर्गा माँ के पैरों को पकड़कर उनसे माफी मांगते हुए कहती है, दुर्गा माँ, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैंने बहुत अनर्थ किया अपनी बहू के साथ, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं सब कुछ ठीक करना चाहती हूँ। दुर्गा माँ, मुझे एक आखिरी मौका दे दीजिए। अगर फिर से तूने ऐसा कुछ किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आज से तुम प्यार और प्रेम से रहना। दुर्गा माँ फातिमा के सर पर हाथ रखती हैं और अंतर्ध्यान हो जाती हैं। उस दिन गायत्री अपनी बहू से माफी मांगती है और उसी के हाथों से दुर्गा माँ की पूजा करवाती है, जिसके बाद सब कुछ ठीक हो जाता है और अब वह अपनी बहू के साथ प्यार और प्रेम से रहने लगती है। कल्याणी देवी एक गरीब घर से थी। उसका इकलौता बेटा था अमन, जिससे वो बहुत प्यार करती थी और गरीब घर की लड़की कनिका से उसकी जबरदस्ती शादी कर देती है, जो कि अमन को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। गृह प्रवेश के बाद कल्याणी कहती है, बहू, ये छोटा सा एक कमरे का ससुराल है तेरा, तुम दोनों अंदर रहना, मैं बाहर आंगन में सो जाऊंगी। नहीं नहीं माँ जी, आप ऐसा मत कीजिए, आप अंदर ही सो जाइए पर्दा डालकर। अरे पागल, आज रात की ही तो बात है, जाओ तुम दोनों, मैं बाहर सो जाऊंगी। कल्याणी देवी खटोले पर आंगन में बाहर सो जाती है। वहीं कनिका अमन को दूध का ग्लास देती है, जिसे अमन फेंक देता है। ये क्या नाटक लगा रखा है तुमने? मुझसे दूर रहो, मैं तुम्हें अपनी पत्नी नहीं मानता, गरीब कहीं की। अजी, आप इतना गुस्सा क्यों हो रहे हैं? भला मैंने क्या कर दिया? देखो, मैं तुमसे प्यार नहीं करता। माँ ने मेरी शादी तुमसे जबरदस्ती करवाई है। तुम्हें इस घर में रहना है तो रहो, इस घर की बहू बनकर, लेकिन मैं तुम्हें पत्नी का दर्जा कभी नहीं दूंगा, समझी तुम? अब जाओ यहाँ से।
हाथ पकड़कर अमन उसे कमरे से बाहर कर देता है। बेचारी कनिका कमरे के बाहर ही दुल्हन के जोड़े में रोते हुए सो जाती है। अगले दिन कल्याणी कनिका को कमरे के बाहर देखकर कहती है, कनिका बहू, तुम बाहर क्यों सो रही हो? अमन ने कुछ किया है क्या? नहीं माँ जी, वो मुझे इतनी ज्यादा नींद आ गई थी कि मैं यहीं पर ही सो गई थी। चुप कर बहू, कम से कम बहाना तो ऐसा बना जिस पर मैं यकीन भी कर लूं। मुझे पता है अमन ने तुझे कमरे से बाहर कर दिया है, क्योंकि मैंने उसको शादी करने के लिए मजबूर किया था। उसी का गुस्सा उसने तुझ पर उतार दिया। पर माँ जी, इसमें मेरी क्या गलती है? मैंने तो उनसे प्यार से बात करना भी चाहा, लेकिन उन्होंने मेरी एक बात नहीं सुनी और कमरे से बाहर कर दिया। तू फिक्र मत कर, थोड़े दिन में सब कुछ ठीक हो जाएगा। तू जाकर तैयार हो जा, पहली रसोई की रस्म भी करनी है। जी माँ जी। ये कहकर कनिका नहा धोकर अपनी पहली रसोई का खाना बनाती है, जो कि कल्याणी को बहुत पसंद आता है। वहीं कनिका अमन से कहती है, अमन जी, कम से कम खाना तो खाकर जाइए। जीरा आलू और पूरी बनाई है और खीर भी, आपकी पसंदीदा है ना? मुझे तुम्हारे हाथ का कुछ भी नहीं खाना। और माँ, मुझसे ये सब नाटक नहीं होगा। आप रहो अपनी बहू के साथ। पर बेटा, तू खाने पर गुस्सा क्यों निकाल रहा है? आपको खाना नहीं है तो मैं टिफिन दे देती हूँ। कोई जरूरत नहीं है। इतना कहकर अमन अपने ऑफिस चला जाता है, जहाँ वो एक एम्प्लॉय के रूप में काम करता है। वहीं कुछ नई लड़कियां उसके ऑफिस में ज्वाइन होती हैं, जिसे देखकर अमन उन पर लट्टू हो जाता है। 2 लड़कियों को अमन पहले से ही चला रहा था। अब धीरे धीरे काम के जरिए तीनों पर डोरे डालता है और 5 लड़कियां अमीर घर से होती हैं। एक दिन नई लड़की श्वेता आती है। सर, मुझे यशवंत सर ने आपके पास भेजा है। आप सीनियर है ना? मुझे ये इस फाइल का कुछ समझ नहीं आ रहा। आप बताएंगे अकाउंट डिटेल्स कब की हैं? अमन श्वेता को लगातार देखता रहता है। तभी श्वेता चुटकी बजाती है। क्या हुआ सर? आपका ध्यान कहाँ है? मैंने आपसे कुछ पूछा था। ओह सॉरी, वो क्या है ना, तुम इतनी खूबसूरत हो, तुमसे अपनी नजरें हटा ही नहीं पाया। बोलते हुए भी कितनी प्यारी लग रही हो। खैर, पूछो। अच्छा, इस फाइल की डिटेल्स मैनेज करनी है तो मैं ओके, ये ऐसे होगा। अमन समझाते समझाते उसका हाथ टच करता है, जो कि श्वेता को बिल्कुल भी अजीब नहीं लगता है। ये मुझे क्या हो रहा है? मुझे इतना फील क्यों हो रहा है? नहीं, ये गलत है। एक्सक्यूज मी सर, वो मुझे आपकी हेल्प चाहिए, बता दीजिए। ओके, आता हूँ। तभी उसकी दोनों पुरानी एम्प्लॉई निशा और काजल आती हैं, जिन्हें एक दूसरे के बारे में बिल्कुल नहीं पता था। सर, आप एक बार मेरा सिस्टम पीसी चेक कीजिए, वो चल नहीं रहा। और सर, मेरा भी। ओहो, ये 5 की 5 एक साथ एक ही टाइम पर क्यों आ गई हैं? कहीं इन्हें पता चल गया तो कि मैं इन सबको एक साथ डेट कर रहा हूँ तो शामत आ जाएगी। अलग अलग हैंडल करता हूँ। तुम दोनों चलो, मैं आता हूँ। ये सुनकर वो एक एक करके पर्सनल जाकर मिलता है। तभी काजल उसके कैबिन में कॉलर पकड़कर कहती है, ओह मेरे जानू, तुम जानते हो ना, 2-3 महीने से हम साथ में हैं और ये नई एम्प्लॉइज के साथ चिपक कर क्यों रहते हो? अरे ऐसा कुछ नहीं है, मैनेजर सर ने बोला है तो देखना तो पड़ेगा ही ना कि वो कैसा काम कर रही है, वरना फिर सब मुझे करना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, बहुत समय से तुमने मुझे टाइम नहीं दिया है और गिफ्ट भी नहीं। आज मुझे घुमाने ले चलो। यार, अभी मेरे पास पैसे नहीं हैं और तुम तो जानती हो मेरे घर के हालात। किसी और दिन गिफ्ट ले आऊंगा। ठीक है, तुम कोई गिफ्ट मत दो, लेकिन मैं शाम का डिनर प्लान कर रही हूँ 5 स्टार होटल में। आप तो चलोगे ना? हाँ बिल्कुल। तुम लड़कियों को फंसाना कितना आसान होता है, जब प्रॉपर्टी हाथ में आ जाएगी तो छोड़ दूंगा। फिर शाम को अमन काजल के साथ 5 स्टार होटल में डिनर करने जाता है। ऐसे ही उसने चारों एम्प्लॉइज को अपने जाल में काफी महीने तक फंसाया था। पर एक दिन 5 को एक दूसरे के बारे में पता चल जाता है, जिससे वो नाराज होती हैं। अमन, तुम मुझसे झूठ बोलोगे? मैंने ये कभी सोचा भी नहीं था। 5 मेरी बात समझने की कोशिश करो। मैं तुम 5 से बराबर और सच्चा प्यार करता हूँ। चाहे तो तुम मुझसे शादी कर लो, मैं तुम्हें अपने घर में जगह भी दे सकता हूँ। अच्छा, ऐसा है तो ठीक है, हमें अपने घर ले चलो। ये कहकर अमन अपनी 5 प्रेमिकाओं से एक साथ शादी कर उन्हें अपने ससुराल के एक कमरे में ले आता है, जिसे देखकर कनिका को हैरानी होती है। अमन जी, ये सब क्या है? 5 लड़कियां? हाँ बेटा, कौन है ये और तेरे गले में वरमाला क्यों है? ये आपकी 5 नई बहू हैं जो मेरे साथ यहीं रहेंगी। तेरा दिमाग तो ठीक है, तू क्या बोल रहा है?
बहू के होते हुए तूने 5-5 शादी की है। वो शरीफ है, इसका मतलब ये नहीं कि तू कुछ भी करेगा। करूंगा, मैं जो मन करेगा वही करूंगा। और वैसे भी आपकी बहू से मैं प्यार नहीं करता, वो गरीब है और ये 5 अमीर, मैं इनसे प्यार करता हूँ। अब क्या माँ जी, मेरे ससुराल में 5-5 सौतन रहेंगी। आखिर मुझसे क्या गलती हो गई जो अमन जी मुझे इतनी बड़ी सजा दे रहे हैं। ओहो, छोटा ससुराल है, वो भी 1 कमरे का। यहाँ पर्दा डाल दीजिए वरना आपकी बीवी की शक्ल देखनी पड़ेगी। हाँ बिल्कुल। ये कहकर अमन उन 5 को घर में ले आता है और 2-3 पर्दे डाल देता है, जहाँ वह अपनी 5 बीवी को एक साथ रखता है और कल्याणी कनिका एक साथ रहती हैं। वक्त गुजरता है, सौतन को एक ससुराल के कमरे में रहने में दिक्कत आती थी, फिर भी रहते थे। 5 सौतन सीधी सादी कनिका पर अत्याचार करती हैं, उसे घर की नौकर की तरह सारा काम करवाती हैं और कनिका कर भी दिया करती थी। इस बीच कल्याणी अपने बेटे को बहुत समझाती है पर उसकी कान पर एक जूं तक नहीं रेंगता है। माँ, आप बार बार मुझे ये क्यों बोलती हैं? अरे मैं 5 की प्रॉपर्टी को हड़पना चाहता हूँ, जिसके बाद मैं अमीर हो जाऊंगा, इसलिए शादी करी है। अच्छा ठीक है, मैं भी अब गरीबों की तरह नहीं रहना चाहती हूँ। ये सारी बात कनिका सुनकर उन 5 सौतन को बता देती है। क्या? पर हम तुम्हारी बात पर यकीन क्यों करें? क्या पता तुम हमें अलग करना चाहती हो? और क्या? ठीक है, तुम्हें मेरी बात पर विश्वास नहीं तो जाकर खुद उनकी बात सुन लो, वो अभी भी कमरे में हैं। 5 सौतन कमरे में जाकर पर्दे की दूसरी तरफ से माँ बेटे की बात सुन लेती हैं। माँ, थोड़े दिन की बात है, 5 को मैंने रसगुल्ले की चाशनी की तरह अपने प्यार में लपेट रखा है। जैसे ही बात हो जाएगी उनकी प्रॉपर्टी साइन करवा लूंगा। ठीक है। तभी उस पर्दे को हटाकर 5 बहू ताली बजाती है। वाह अमन वाह, तुमने हमारे साथ प्यार का क्या नाटक खेला है। 1 नहीं 2 नहीं 5-5 लड़कियों को अलग अलग जगह पटाया, फिर भी हम 5 सौतन बनकर भी साथ रहने को तैयार हो गए, पर हमसे इतनी बड़ी दगाबाजी की। और वो तो छोड़ो, अपनी पत्नी होने के बाद भी तुमने ऐसा किया। शर्म आती है तुम्हें जरा सी भी? तुम्हें चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। पर माँ जी, आप कब से लालची बन गई? आपसे मुझे ये उम्मीद नहीं थी। बहू मुझे माफ कर दे, मैं इसकी बातों में आ गई थी। हाँ कनिका, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ गलत किया और तुम 5 के साथ भी बहुत गलत किया। मैं पैसों का लालची हो गया था, क्या करूं? लेकिन मैं अपनी गलती सुधारना चाहता हूँ। गलती तो हम 5 सुधारेंगे, तुम्हें अभी डिवोर्स देकर। कनिका, मुझे माफ कर दो, खुद को साबित करने का एक मौका दो। ठीक है। तभी 5 सौतन उसे डाइवोर्स देकर हमेशा के लिए चली जाती हैं और कनिका उसे आखिरी सुधरने का मौका देती है। वक्त के साथ सब ठीक हो जाता है और एक घर बनवाकर अमन अपनी माँ और पत्नी के साथ खुशी खुशी रहने लगता है।